नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की पड़ताल करने वाले हैं जहां हर फैसला आप कह सकते हैं एक शतरंज की चाल जैसा था। बिल्कुल। एक तरफ द्वितीय विश्व युद्ध में उलझा हुआ ब्रिटिश साम्राज्य। और दूसरी तरफ आजादी के लिए लड़ता हुआ भारत। हम 1939 से 1945 के बीच के उन 6 सालों को देखेंगे। ये वो समय था जब लड़ाई सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि दिल्ली और लंदन के बीच मतलब बातचीत की मेज पर भी लड़ी जा रही थी। हर प्रस्ताव, हर आंदोलन एक दूसरे के जवाब में एक नई चाल। हाँ बिल्कुल। और ये विश्लेषण उन सभी के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हम स्रोतों में दी गई हर छोटी बड़ी जानकारी को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए इस सियासी शतरंज की बिसात को खोलते हैं। खेल की शुरुआत होती है 3 सितंबर 1939 को। ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। और यहीं पर मतलब पहली चाल चली गई। तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथ को। हाँ, उन्होंने भारत की किसी भी राजनीतिक पार्टी या नेता से पूछे बिना ये ऐलान कर दिया कि भारत भी इस युद्ध में ब्रिटेन के साथ है। बिना पूछे मतलब ये तो एक तरफा फैसला था। बिल्कुल। इसने भारतीय नेताओं को आप कह सकते हैं सख्ते में डाल दिया। जाहिर है, मतलब जिन भारतीयों को अपनी आजादी के लिए लड़ना था उन्हें किसी और की लड़ाई में झोंक दिया गया, वो भी बिना उनकी मर्जी के। हाँ। तो इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या थी? वो चुप तो नहीं बैठे होंगे। बिल्कुल नहीं। कांग्रेस ने इसके जवाब में एक बहुत बड़ा कदम उठाया। 22 अक्टूबर 1939 को उन्होंने उन सभी प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया जहां उनका शासन था। सभी से? हाँ, ये एक साफ संदेश था कि अगर आप हमें बराबर का साझेदार नहीं मानते तो हम आपके साथ सरकार में भी नहीं रहेंगे। एक तरह से ये कहना कि एक गुलाम देश किसी दूसरे की आजादी की लड़ाई का ढोंग नहीं कर सकता। सही बात है। तो इस इस्तीफे ने एक राजनीतिक खालीपन, एक वैक्यूम पैदा कर दिया। अब ब्रिटेन मुश्किल में था। हाँ, उन्हें युद्ध के लिए भारत के संसाधन और सैनिक दोनों चाहिए थे। लेकिन देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी विपक्ष में खड़ी थी। तो इस गतिरोध को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया? यहीं पर ब्रिटिश सरकार अपनी पहली पेशकश लेकर आती है, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अगस्त प्रस्ताव? जी। ये 8 अगस्त 1940 को आया है ना? जी। ये प्रस्ताव भारतीय सहयोग हासिल करने की एक कोशिश थी, लेकिन इसकी शर्तों में कई पेच थे। अच्छा, तो ये सिर्फ एक सीधा साधा ऑफर नहीं था। इसके पीछे की रणनीति क्या थी? इसे ऐसे समझिए कि ये कम से कम देकर ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की कला थी। पहला, कहा गया कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में और भारतीयों को शामिल किया जाएगा। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन असल सत्ता तो अभी भी वायसराय के हाथ में ही थी। बिल्कुल। दूसरा, युद्ध खत्म होने के बाद भारत को औपनिवेशिक स्वराज यानी डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। एक मिनट, डोमिनियन स्टेटस? ये तो पूरी आजादी नहीं हुई। नहीं। मतलब हम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंदर ही एक देश होते जिसके मुखिया अभी भी ब्रिटेन के राजा या रानी होते। ये तो 1929 की मांग थी। 1940 में तो ये बात बहुत पुरानी हो चुकी थी। यही तो बात है। तभी तो नेहरू ने इसे दरवाजे पर लगी जंग लगी कील कहकर खारिज कर दिया। क्या बात है, मतलब एक ऐसा प्रस्ताव जो पहले ही अपनी अहमियत खो चुका था। हाँ। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने माना कि संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार होगा। अच्छा, ये एक पॉजिटिव बात थी। हाँ थी, लेकिन सबसे बड़ा पिंच आखिरी शर्त में था। वो क्या था? प्रस्ताव में कहा गया कि अल्पसंख्यकों की राय को पूरा महत्व दिया जाएगा और सत्ता किसी ऐसी सरकार को नहीं सौंपी जाएगी जिसे भारत के राष्ट्रीय जीवन का कोई बड़ा और शक्तिशाली तबका स्वीकार न करे। अच्छा, ये सुनने में तो ठीक लगता है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। कहने को तो यही था, लेकिन असल में ये मुस्लिम लीग को एक वीटो पावर देने जैसा था। वीटो पावर कैसे? अब मुस्लिम लीग किसी भी संवैधानिक सुधार को रोक सकती थी अगर वो उनके हिसाब से ना हो। मतलब ये फूट डालो और राज करो की नीति का एक नया रूप था। बिल्कुल। हाँ। तो जाहिर है कांग्रेस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया होगा। मौलाना आजाद ने तो साफ कहा था कि भारत की पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी मंजूर नहीं। हाँ, उन्होंने कर दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने क्यों किया? उन्हें तो वीटो पावर मिल रहा था। वो खुश तो थे, पर उनकी मांग अब एक अलग राष्ट्र मतलब पाकिस्तान की थी। और उसका इसमें कोई जिक्र तक नहीं था। तो नतीजा ये हुआ कि ये प्रस्ताव पूरी तरह से नाकाम हो गया। हाँ, पूरी तरह से। इस नाकामी के बाद तो राजनीतिक निराशा और बढ़ गई होगी। अब आगे का रास्ता क्या था? इसी निराशा के माहौल से गांधी जी एक नया विचार लेकर आए, व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह? हाँ, 17 अक्टूबर 1940 को ये शुरू हुआ। ये कोई बड़ा जन आंदोलन नहीं था, बल्कि एक प्रतीकात्मक विरोध था।
इसका मुद्दा क्या था? मुख्य मुद्दा था युद्ध के खिलाफ बोलने की आजादी। ये दिलचस्प है। तो इसमें होता क्या था? सत्याग्रही पहले से सरकार को बता देते थे कि वो किस जगह और किस समय पर युद्ध विरोधी भाषण देंगे, फिर वो भाषण देते और गिरफ्तारी दे देते। तो इसका मकसद सरकार के काम में बाधा डालना नहीं था? नहीं, मकसद नैतिक रूप से ये बताना था कि हम इस जबरदस्ती के युद्ध के खिलाफ हैं। और इसके लिए जो लोग चुने गए, उनका चुनाव भी बहुत सोच समझकर किया गया होगा, है ना? बिल्कुल। पहले सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे, एक आध्यात्मिक नेता। हाँ, और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, जो एक राजनीतिक हस्ती थे। ये चुनाव अपने आप में एक संदेश था कि ये लड़ाई राजनीतिक भी है और नैतिक भी। बिल्कुल। और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। ये नाम और इनका क्रम ये समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये आंदोलन का चरित्र क्या था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा था, लेकिन उधर दुनिया में युद्ध का माहौल तेजी से बदल रहा था। मतलब अब कहानी में जापान की एंट्री होती है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 7 दिसंबर 1941 जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। और उसके बाद तो जापान ने तूफानी रफ्तार से दक्षिण पूर्व एशिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया। सिंगापुर, रंगून, इंडोनेशिया, एक के बाद एक ब्रिटिश घर ढह रहे थे। अब जापान की सेना भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। इसका मतलब अब ब्रिटेन पर जबरदस्त दबाव था। एक तरफ जापान का खतरा और दूसरी तरफ भारत के अंदर राजनीतिक असहयोग। सिर्फ यही नहीं है, अब उन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था, है ना? हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, चीन के चांग शेक और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री एवॉट सब ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव बना रहे थे कि वो भारत की समस्या को सुलझाएं। जी, उन्हें डर था कि अगर भारत में विद्रोह हो गया तो मित्र राष्ट्रों के लिए युद्ध जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चर्चिल तो भारत की आजादी के कट्टर विरोधी थे। उनका तो वो मशहूर कथन भी है कि भारतीय अगर आजाद हो भी गए तो अपना देश नहीं चला पाएंगे। सही कहा आपने। ऐसी मानसिकता वाला इंसान इस दबाव के आगे कैसे झुकता? तो उन्होंने क्या किया? वो झुके नहीं, बस उन्होंने झुकने का नाटक किया। इसी दबाव के चलते मार्च 1942 में उन्होंने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को कुछ प्रस्तावों के साथ भारत भेजा। अच्छा, तो इसे ही क्रिप्स मिशन कहते हैं? ये ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक और चाल थी। बिल्कुल। तो इस बार के प्रस्तावों में नया क्या था? क्या ये अगस्त प्रस्ताव से कुछ बेहतर थे? कुछ मायनों में हाँ, लेकिन इसमें एक ऐसा पेंच था जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। अच्छा? पहली बात, इसमें भी युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस की ही बात थी। दूसरी, युद्ध के बाद एक संविधान सभा बनाने की बात कही गई। लेकिन जो तीसरी बात थी वो सबसे विवादास्पद थी। और वो क्या थी? वो थी अलग होने का अधिकार, राइट टू सिसीड। अलग होने का अधिकार? इसका मतलब था कि भारत का कोई भी प्रांत अगर चाहे तो भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर सकता है और अपनी अलग स्वतंत्र हैसियत बना सकता है। अरे ये तो सीधे सीधे भारत के बंटवारे का ब्लूप्रिंट था। बिल्कुल। ये तो पाकिस्तान की मांग को एक तरह से सैद्धांतिक मंजूरी देने जैसा था। हाँ, इसीलिए कांग्रेस ने इसे देखते ही खारिज कर दिया। वो किसी भी कीमत पर देश के टुकड़े नहीं होने देना चाहते थे। और तात्कालिक तौर पर क्या मिल रहा था? कुछ खास नहीं। कहा गया कि वायसराय की परिषद में भारतीयों को शामिल किया जाएगा, लेकिन रक्षा मंत्रालय अंग्रेजों के पास ही रहेगा। ये तो वही बात हुई कि गाड़ी आपकी पर चलाएंगे हम। हाँ, बिल्कुल। तो इस पर गांधी जी की प्रतिक्रिया क्या थी? उन्होंने ही तो वो मशहूर बात कही थी। हाँ, गांधी जी ने इसे एक टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक कहा, अ पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक। क्या शानदार तंज था, है ना? मतलब एक तो आप वादे भविष्य के कर रहे हो और दूसरा उस समय युद्ध में आपकी जो हालत है उसे देखकर लगता है कि आपका बैंक यानी ब्रिटिश साम्राज्य खुद ही डूबने वाला है। तो आपके चेक पर कौन भरोसा करेगा? बिल्कुल। तो ये मिशन भी पूरी तरह से फेल हो गया। कांग्रेस ने बंटवारे की संभावना के कारण इसे नहीं माना। मुस्लिम लीग ने क्यों नहीं माना? उन्हें तो बंटवारे का इशारा मिल ही गया था। उन्होंने इसलिए नहीं माना क्योंकि इसमें पाकिस्तान का साफ साफ वादा नहीं था, बस एक संभावना थी। वो एक ठोस आश्वासन चाहते थे। और बाकी दलितों और दूसरे अल्पसंख्यकों को भी लगा कि उनके हितों की कोई गारंटी नहीं दी गई है। तो कुल मिलाकर 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स खाली हाथ वापस लौट गए। क्रिप्स मिशन की इस नाकामी ने तो भारतीय नेताओं का सब्र का बांध तोड़ दिया होगा। हाँ, अब उन्हें लगने लगा होगा कि बातचीत से कुछ हासिल नहीं होने वाला। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसी हताशा और गुस्से से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े और आखिरी जन आंदोलन की नींव पड़ी, भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ,
जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये भारत छोड़ो का नारा कहाँ से आया? 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस ने वर्धा में एक प्रस्ताव पास किया जिसमें अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कहा गया। फिर 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में वहां इसकी औपचारिक घोषणा की गई और उसी ऐतिहासिक मैदान से गांधी जी ने अपना सबसे शक्तिशाली नारा दिया, करो या मरो। करो या मरो। ये गांधी जी के अहिंसक सिद्धांतों से थोड़ा अलग और ज्यादा आक्रामक लगता है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि अब कोई बीच का रास्ता नहीं है, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। एक तरह से सीधी कार्रवाई का आह्वान। बिल्कुल। लेकिन ब्रिटिश सरकार भी पूरी तैयारी में थी। उनकी प्रतिक्रिया बहुत तेज और बेरहम थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऑपरेशन 0 आवर चलाया। 9 अगस्त की सुबह होने से पहले ही गांधी जी, नेहरू, पटेल समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी को? हाँ, और उन्हें देश के अलग अलग जेलों में बंद कर दिया गया। सरकार को लगा कि अगर सांप का सिर ही कुचल दिया जाए तो वो खुद ब खुद मर जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आंदोलन तो और भी ज्यादा फैल गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि इस बार नेताओं ने गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए पहले से ही आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर दी थी। ये आंदोलन एक तरह से नेतृत्व विहीन हो गया और आम जनता ने इसकी कमान अपने हाथों में ले ली। लोगों के लिए साफ निर्देश थे। हाँ बिल्कुल। जैसे सरकारी कर्मचारियों से कहा गया कि नौकरी मत छोड़ो, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी वफादारी घोषित कर दो। अच्छा, मतलब प्रशासन के अंदर ही बगावत। हाँ। सैनिकों से कहा गया कि इस्तीफा मत दो, लेकिन अपने निहत्थे देशवासियों पर गोली मत चलाओ। और किसानों के लिए? किसानों से कहा गया कि अगर जमींदार अंग्रेजों का साथ दे रहा है तो उसे लगान मत दो। ये पूरी रणनीति ब्रिटिश राज की प्रशासनिक और आर्थिक नींव को अंदर से खोखला करने के लिए थी। और इसी दौरान देश के कई हिस्सों में ब्रिटिश शासन खत्म हो गया और लोगों ने अपनी सरकारें बना ली। समानांतर सरकारें। हाँ, समानांतर सरकारें। ये इस आंदोलन की सबसे खास बात थी। उत्तर प्रदेश के बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली समानांतर सरकार बनी। और सतारा में? महाराष्ट्र के सतारा में नाना पाटिल की सरकार सबसे लंबे समय तक चली। बंगाल के तामलुक में जाति सरकार बनी जिसने तूफान पीड़ितों के लिए राहत का काम भी किया। ये दिखाता है कि लोगों में आजादी की भावना कितनी गहरी थी। बहुत गहरी थी। हालांकि कुछ ऐसे भी समूह थे जिन्होंने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। हाँ, ये भी जानना जरूरी है। कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि तब तक हिटलर ने सोवियत रूस पर हमला कर दिया था और रूस ब्रिटेन के साथ आ गया था, तो कम्युनिस्टों के लिए ये लोगों का युद्ध बन गया। अच्छा, और मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग ने बांटो और भागो का नारा दिया। उनका कहना था कि पहले बंटवारा करो फिर जाओ। हिंदू महासभा ने भी इसका समर्थन नहीं किया था। तो अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं। 1945 तक युद्ध लगभग खत्म हो चुका था। जर्मनी हार चुका था। जापान हारने की कगार पर था। अब ब्रिटेन की क्या चाल थी? अब ब्रिटेन में भी सत्ता बदल रही थी। चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी और क्लेमेंट एटली की लेबर पार्टी के बीच चुनाव होने वाले थे। और लेबर पार्टी भारत को लेकर थोड़ी नरम थी। जी, साथ ही 1943 के बंगाल के भयानक अकाल ने ब्रिटिश प्रशासन की पोल खोल दी थी, जिसमें करीब 30 लाख लोग भुखमरी से मर गए थे। हाँ, इन सब वजहों से चर्चिल सरकार पर भारत के मुद्दे को सुलझाने का दबाव था। इसी दबाव के बीच तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड वेविल एक नई योजना लेकर आए, वेविल योजना। जी, जून 1945 में ये योजना सामने आई। इसमें भी वाइसराय की कार्यकारिणी के पुनर्गठन की बात थी। कहा गया कि वाइसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी सभी सदस्य भारतीय होंगे। ये तो एक बड़ा कदम लगता है। फिर इसमें क्या पेंच था? सबसे बड़ा पेंच था प्रतिनिधित्व के फॉर्मूले में। अच्छा। योजना में कहा गया कि कार्यकारिणी में सवर्ण हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या बराबर होगी। एक मिनट, सवर्ण हिंदू, कास्ट हिंदूज, इसका मतलब क्या है? ये तो बहुत ही विवादास्पद शब्द है। यही तो इसकी सबसे बड़ी समस्या थी। इस एक शब्द से अंग्रेजों ने कांग्रेस के उस दावे को खारिज कर दिया कि वो सिर्फ हिंदुओं की नहीं बल्कि पूरे भारत की पार्टी है, जिसमें हर धर्म और जाति के लोग शामिल हैं। बिल्कुल। और मुसलमानों की संख्या हिंदुओं के बराबर करके उन्होंने मुस्लिम लीग के इस दावे को मजबूती दे दी कि वही भारत के सभी मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि है। मतलब ये एक और तरीका था कांग्रेस और लीग को आपस में लड़ाने का। हाँ। तो इस योजना पर चर्चा के लिए शिमला में एक सम्मेलन भी बुलाया गया था। जी, शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया और भारत छोड़ो आंदोलन के सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया। पर वो भी नाकाम रहा।
हाँ, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों को मनोनीत करने के अधिकार को लेकर सहमति नहीं बन पाई। जिन्ना का कहना था कि सभी मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग से ही होंगे। जो कांग्रेस को मंजूर नहीं था। बिल्कुल। तो 1939 से 1945 तक की ये पूरी कहानी एक के बाद एक नाकाम कोशिशों की दास्तान है। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, वेविल योजना सब आए और चले गए। और हर नाकामी ने भारत की राजनीति पर एक गहरा निशान छोड़ा। बिल्कुल। इसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की खाई को और भी चौड़ा कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन ने ये तो साफ कर दिया था कि अब अंग्रेज भारत पर ज्यादा दिन राज नहीं कर सकते। आजादी दरवाजे पर खड़ी है। लेकिन क्रिप्स मिशन के अलग होने के अधिकार और वेविल योजना के बराबर प्रतिनिधित्व जैसे प्रावधानों ने आजादी के साथ आने वाले बंटवारे की पटकथा भी लगभग तैयार कर दी थी। ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या इन 6 सालों की सियासी शतरंज में आजादी की हर चाल के साथ साथ अनजाने में ही सही बंटवारे की चालें भी चली जा रही थीं? क्या स्वतंत्रता और विभाजन एक ही सिक्के के दो पहलू थे जो उसी समय गढ़े जा रहे थे? इस पर सोचना जरूरी है।